वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या मैं कहूँगा बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 1 और 2 इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स मेन एलिमेंट्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें आता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर मैं बैक्टीरियल सेल्स की बात करूं तो वहाँ पे कैल्शियम बहुत कम कंसंट्रेशन में रहता है, लेकिन पोटेशियम और मैग्नीशियम हाई कंसंट्रेशन में रहता है बैक्टीरियल सेल्स में। इसलिए हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयॉन्स यानी मैग्नीशियम आयॉन्स एंड पोटेशियम आयॉन्स। अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है बैक्टीरियल स्पोर्स में। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे पोटेशियम और मैग्नीशियम इनसाइड द सेल रहता है इन हायर कंसंट्रेशन, यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम की ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर रहती है, और सोडियम और कैल्शियम की जो हायर कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर रहती है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है या ब्लड प्लाज्मा जो है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सेल के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम के आयॉन ज़्यादा रहते हैं और सेल के बाहर सोडियम और कैल्शियम के आयॉन ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इन आयॉन्स का रोल देखेंगे तो सबसे पहले हम सोडियम को देखेंगे। सोडियम जो रहता है ये मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा है और इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl इन स्टोमक, यानी HCl जो स्टोमक में बनता है वो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से ही बनता है, यानी क्लोराइड जो मिलते हैं उसको वो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से मिलते हैं, उसी से HCl बनता है स्टोमक में। इस तरह से जो सोडियम है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व्स, यानी नर्व कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और उससे हमारी बॉडी बच जाती है फ्लूइड लॉस से, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो बॉडी फ्लूइड्स का है वो सोडियम और पोटेशियम से ही मेंटेन होता है। इस तरह से सोडियम पोटेशियम वीक एसिड्स के साथ मिलके बफर्स बनाते, चीप बफर्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स, और उसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट फ्लूइड्स में pH रेगुलेट होता है, यानी pH रेगुलेशन के लिए पोटेशियम और सोडियम का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी pH मेंटेन होता है उससे। इसी तरह से जो हार्ट की फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के लिए सोडियम बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए यानी काम कराने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन्स, यानी सोडियम जो है सोडियम ये मदद करता है, यानी इसी की वजह से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू या मेम्ब्रेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते। क्लियर। अब अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, अगर सोडियम कम हो जाए तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, या इंसान कोमा में चला जा सकता है, नौसिया हो सकता है, या ब्लोटिंग हो सकती है स्टोमक में, डिजीनेस आ सकती है। इस तरह से अगर ज़्यादा हो गया सोडियम तो तब क्या होगा? तब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी आंग जो है इंसान की जो बॉडी पार्ट्स है वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग आती है उनमें। इसी तरह से ब्लड वेसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाती है वो, और कुछ हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है अगर नमक ज़्यादा हो गया, या मैं बोलूँगा कि सोडियम ज़्यादा हो गया, क्योंकि सोडियम नमक से ही आता है, NaCl से ही आता है बॉडी में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर नमक ज़्यादा हो गया या सोडियम ज़्यादा हो गया तो इससे ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, या प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए सोडियम, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए। तो कम होने से भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। तो सोडियम बॉडी में एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। अब देखते हैं हम रोल ऑफ पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। पोटेशियम टिपिकली एज के पॉजिटिव रहता है, यानी पोटेशियम मोनोपॉजिटिव आयन। क्लियर। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दोनों में हो सकता है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादातर सेल्स के अंदर रहती है। एवरेज ह्यूमन बॉडी में, यानी अगर हम 70 kg का एक इंसान लेंगे तो उसमें तकरीबन 140 ग्राम पोटेशियम होता है, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम होती है उसमें।
तो इसका जो मेजर सोर्स है, यानी आता कहाँ से है बॉडी में, हम कौन से फूड्स से या कौन से डाइट से ये पोटेशियम बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं या ला सकते हैं। तो वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली रहती है या पीज़ रहते हैं, पोटैटोज़ रहते हैं, टोमेटोज़ रहते हैं, इनमें पोटेशियम अच्छी खासी मकदार में रहती है। इसी तरह से फ्रूट्स लाइक बनानाज और कीवी, इन बनानाज में और कीवी में भी पोटेशियम ठीक ठाक अमाउंट में रहता है, उससे हमारी बॉडी को पोटेशियम मिल सकता है। अब पोटेशियम का रोल क्या है बॉडी में, पोटेशियम क्यों चाहिए बॉडी में? देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या इट प्लेज वाइटल रोल इन मेटाबॉलिक फंक्शंस, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस या एंजाइम एक्टिविटी है, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? पोटेशियम। इसी तरह से सोडियम के साथ में मिलके ये ऑस्मोटिक बैलेंस ये मेंटेन करता है और सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन, यानी वाटर को रिटेन करता है सेल्स के अंदर। सेल के अंदर अगर पोटेशियम कम हो जाए तो सेल्स जो है श्रिंक हो जाती है, और अगर ये प्रॉपर मकदार में आ जाए पोटेशियम सेल के अंदर तो सेल्स जो है श्रिंक होने से बच जाती है। सो इट रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना पानी सेल के अंदर होना चाहिए और कितना बाहर होना चाहिए, फ्लूइड सेल के अंदर या सेल के बाहर। इसी तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये सोडियम के साथ में मिलके वीक एसिड्स के साथ में बफर सिस्टम्स बनाते हैं जो बॉडी का पीएच मेंटेन करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स का पीएच मेंटेन रखते हैं, या मैं बोलूँगा ये रेगुलेट करते हैं एसिड बेस इक्विलिब्रियम इन बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है। इसी तरह से ये नर्व इम्पल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर नर्व इम्पल्स। इस तरह से मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, यानी मसल रेगुलेशन के लिए ये रेगुलेट करता है मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड इट रेगुलेट्स प्रॉपर हार्ट बीट या प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाए, पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ जाए तो मसल क्रैम्प्स आते हैं, उससे सडन क्रैम्प्स और अनकंट्रोल्ड मसल कंट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि ये रेगुलेट करता है मसल कंट्रैक्शन को। इसी तरह से स्लो मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो है उसको जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा, उससे ब्लोटिंग हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसी तरह से इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, इरिथमिया जिसे हम कहते हैं, या हार्ट पल्पिटेशन हो सकता है। इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, यानी सांसें छोटी हो जाएंगी, और इवन कि लंग फेलियर भी हो सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो। अब अगर ये एक्सेस में हो गया तब क्या होगा? देखो, एक्सेस ऑफ पोटेशियम से सबसे पहले अगर मैमल्स के अंदर ये इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाए तो उससे किडनी फेलियर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, या इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह इससे हो सकती है। अगर इंट्रावेनसली ये इंजेक्ट किया जाए तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस तरह से एक्सेस ऑफ पोटेशियम की वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है पोटेशियम एक्सेस की वजह से, यानी इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब आते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है? देखो, ये जो कैल्शियम है इट इज़ क्रिटिकल एसेंशियल एलिमेंट, ये बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है 70 kg का, तो उसके अंदर कम से कम 1.05 kg कैल्शियम होना चाहिए। इस 1.05 kg का जो 99% है वो फॉस्फेट के फॉर्म में, यानी कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में बून्स में पाया जाता है, बून्स और टीथ में। तो बून फॉर्मेशन या टीथ फॉर्मेशन या इसकी जो स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। और कैल्शियम फॉस्फेट जो बॉडी में बनता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल जो रहता है उससे रिजेंबल करता है। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये बॉडी के स्ट्रक्चर में काम करता है। मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो जो 99% को छोड़ के जो बाकी रिमाइंडर है, सपोज 1%, वो सेलुलर फ्लूइड्स में रहता है, उसमें आधा जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, यानी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन्स के फॉर्म में रहता है, और बाकी प्रोटीन के साथ में बाउंड रहता है। और कैल्शियम
प्रोटीन फोल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर मैं कैल्शियम के सोर्सेज देखूं तो सबसे ज़्यादा जो फूड है, जिस फूड में सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है वो रहता है मिल्क, और उसके बाद में एग्स। मिल्क में 65 to 67% रहता है, जबकि एग्स में 5 to 10% कैल्शियम रहता है। इस तरह से फिशेस में कैल्शियम ठीक ठाक रहता है, मीट में रहता है, नट्स में रहता है, या बीन्स और फ्रूट्स में कैल्शियम हमें मिलता है, हमारी बॉडी को यहाँ से कैल्शियम मिल सकता है। अब अगर इसकी बायोलॉजिकल रोल की बात की जाए तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी वो है प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ लिखूँगा, मैं प्रोटीन फोल्डिंग जो है, प्रोटीन फोल्डिंग, इसमें ये कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से मूविंग ऑफ मसल्स यानी मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है, ये इसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरह से ये ब्रेन से बॉडी तक जो मैसेजेस आते हैं, जो नर्व सिग्नल्स आते हैं, उसमें कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स, यानी नाइट्रोजन को कैसे मेटाबोलाइज किया जाए और कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कहाँ पे, प्लांट्स में। और हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब अगर सपोज कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई तो क्या होगा, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी वीकनिंग ऑफ बोन्स, पोर्स बोन्स बन जाती है। इस तरह से अगर कैल्शियम कम हो जाए तो उससे प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, यानी ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है, क्योंकि कैल्शियम यहाँ ब्लड क्लॉटिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है कैल्शियम। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जल्दी नहीं होती। अब अगर यही नहीं रहा या इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग में टाइम लगता है और उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है बॉडी से, राइट। और अगर कैल्शियम बच्चों में कम हो जाए तो उससे उनकी जो ग्रोथ है और प्रॉपर डेवलपमेंट वो रुक जाती है। इस तरह से नर्व डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो। अब अगर कैल्शियम सपोज एक्सेस में हो गया तब क्या हो जाएगा, देखो आपने पढ़ा होगा किडनी स्टोन्स, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट डिपोजिशन वगैरह होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स ज़्यादा हो सकती है अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो। इस तरह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या वेन्स ये हो सकता है। कैटरैक्ट्स इन आइज़ ये हो सकता है। इस तरह से कन्फ्यूजन, क्योंकि ये ब्रेन पे असर करता है इसकी एक्सेस, तो कन्फ्यूजन, लेथर्जी, एरिथमिया ऑफ हार्ट, इन हार्ट बीट प्रॉपरली नहीं हो सकती है, फैटिग हो सकता है, अपसेट स्टोमक हो सकता है, उससे नासिया होगा, वोमिटिंग होगी या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं अगर कैल्शियम एक्सेस में चला जाए बॉडी में। तो इसका मतलब कैल्शियम ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है। जैसे 1.07 kg अगर हम लेंगे 70 kg ह्यूमन बीइंग के लिए तो वो ठीक अमाउंट है, तो उससे ऑप्टिमम अमाउंट में बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। लेकिन अगर एक्सेस हो गया या कम हो गया तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब लास्ट पे हम देखते हैं मैग्नीशियम का रोल क्या है। देखो मैग्नीशियम बॉडी में होता है इन द फॉर्म ऑफ Mg2 पॉजिटिव आयंस, और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में तकरीबन 30 mg मैग्नीशियम होना चाहिए। उसमें से अगर 30 mg होगा तो उसमें से 99% जो होगा या तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होगा या फिर वो बोन्स में होगा, यानी उसमें आधा यहाँ पे होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और बाकी बोन्स में होता है 99%। और बाकी जो 1% है वो हम देखेंगे आगे कहाँ पे काम करेगा। अब देखो इसके जो सोर्सेज हैं, हमें कौन से फूड से मैग्नीशियम मिल सकता है अगर डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में तो नट्स में रहता है ये ठीक ठाक अमाउंट में मैग्नीशियम। इस तरह से सी फूड्स में रहता है, लेग्यूम्स में रहता है और वेजिटेबल्स से हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, हमारी बॉडी को मैग्नीशियम मिलता है। अब इसका जो रोल है वो बॉडी में क्या है,
सबसे पहली बात कि ये करता है एक्ट एज को फैक्टर फॉर ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शंस, दोज ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शंस विच आर कैटलाइज्ड बाय एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन एनिमल्स। इस तरह से इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोरिलेशन या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में ये इंपॉर्टेंट है। ये अपना रोल प्ले करता है आरएनए फॉर्मेशन फंक्शन में, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये सभी इंटररिलेटेड फंक्शंस हैं, तो इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। इसी तरह से जो क्रिटिकल सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस है, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में मैग्नीशियम अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी वजह से जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है वो प्रॉपर हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मतलब आयॉन्स का बैलेंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका जो बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम। और प्लांट्स में आपको मालूम है, प्लांट्स में मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट रहता है, सेंट्रल एटम रहता है, सेंट्रल मेटल आयन। तो अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ही उसका सेंट्रल एटम है। तो क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड प्रोड्यूस होगा। अगर अब इसकी डेफिशिएंसी आ गई सपोज मैग्नीशियम की, सबसे पहले प्लांट्स पे ही असर पड़ेगा। अगर प्लांट्स में डेफिशिएंसी आ गई तो उनमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ग्रीन लीव्स नहीं बनेंगे, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एनिमल्स में अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो एनिमल्स में सीजर्स होता है, कार्डियक एरिथमिया आता है, मेंटल नमनेस आती है, या इंसान कोमा में भी चला जा सकता है। इस तरह से मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं या स्वेलिंग ऑफ आर्टरीज होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो ये इंडिकेट करती है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर मैग्नीशिया हो जाएगा, यानी एक्सेस मैग्नीशिया हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। उससे क्रोनिक किडनी डिजीज़ पैदा होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह से नौसिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या हेडेक भी हो सकता है, यानी सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये था ऑल अबाउट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर सही लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना।